स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं विजय लक्ष्मी। आज हम क्लास 9वीं की सामाजिक विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी का आज पहला दिन है कक्षा का। हमने 8th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाई करी है। अब हम 9वीं में आ चुके हैं। 9वीं में हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा सा बदल जाता है। 8th तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपका सारा 9वीं में आगे विस्तार से काम में आने वाला है। 9वीं क्लास में हम बात करें सबसे पहले सामाजिक विषय में हमें कितनी किताबें पढ़नी है। तो 9वीं में हमारी जो पुस्तकों की संख्या है वह 4 रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पुस्तक परिचय कर लेते हैं। हमारी किताबों की संख्या 4 है। चारों के एक बार नाम देख लेते हैं। किस किताब में हमें क्या पढ़ना है यह भी एक बार हम थोड़ा सा ओरल देख लेते हैं। पहली किताब का नाम है समकालीन भारत। यह भाग 1 है, ठीक है। इसके साथ भाग 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसी का पार्ट 2 हमारा 10th में चलता है। 9th में हम समकालीन भारत पहला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भूगोल या यूँ कहें कि भारत की स्थिति, विस्तार, जलवायु, नदियाँ, जनसंख्या आदि आदि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ज्योग्राफिकल। और इसके अंतर्गत जो हमारे अध्यायों की संख्या है वह 6 रहेगी, ठीक है। यानी कि इस किताब में हमें सिर्फ 6 पाठ पढ़ने हैं और वो भी सिर्फ भूगोल के पाठ हैं और बहुत आराम से समझ में आने वाले पाठ हैं, बहुत इजी से। फिर आपकी दूसरी किताब का नाम आता है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक नाम सुना हुआ है ना। क्या होता है लोकतंत्र? हाँ, भारत में चलने वाली शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक ही है, लोकतांत्रिक राजनीति। तो इससे हमें राजनीति विज्ञान, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। यानी कि इस किताब के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर्स की संख्या रहेगी 5। क्लियर है सभी को? यानी कि 2 किताबें, पहली समकालीन भारत जिसमें भूगोल से संबंधित 6 पाठ पढ़ने हैं, दूसरी किताब आ गई हमारी लोकतांत्रिक राजनीति जिसमें हमें राजनीति विज्ञान से संबंधित 5 पाठ पढ़ने हैं। अगली आती है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं, किन चीज़ों से मिलकर अर्थव्यवस्था बनती है, किन चीज़ों का कितना अनुपात मिलने पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, इसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक रूप से विकसित कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो किताब है उसके अंतर्गत हम धीरे धीरे समझ करके आगे 10th लेवल तक जा करके पूरी तरह समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग इनकी कहाँ से है? अर्थशास्त्र की किताब से है और इस किताब के अंतर्गत जो हमारे अध्यायों की संख्या है वह है 4। अब हम बात करें हमारी चौथी किताब की। तो हमारी चौथी किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व। देखो, हमने राजनीति विज्ञान पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, अर्थशास्त्र पढ़ लिया, अब बाकी क्या रह गया? इतिहास, है ना। और यही हमारा इस किताब में हम पढ़ेंगे, भारत और समकालीन विश्व। यानी कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम भारत का अध्ययन करते हुए इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत हमारे जो लेसन हैं उनकी संख्या है 5, यानी कि 6, 5, 4 और फिर 5। टोटल लेसन हमारे को 9th क्लास में जो पढ़ने हैं उनकी संख्या आ गई 20, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी से लगने वाली नई किताबें हैं जो पिछले साल ही लगी हैं। आपको ये सारी किताबें आराम से बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। जल्दी ही सभी अपनी अपनी किताबें खरीद लें। किताब के माध्यम से अब हम पढ़ाई शुरू करने की बात करें तो आज हम सबसे पहले भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। हमने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ रखा है कि भारत
कैसा है? लगभग चौकोर आकार है इसका, विश्व का 7वां बड़ा देश है, इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। लेकिन हम बार बार क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अक्षांश देशांतर तो जरूर गलत हो जाता है। कारण क्या है इसका? हम केवल रटने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। भारत, आकार और स्थिति, इस किताब का आपका पहला पाठ है। भारत, आकार और स्थिति। अब देखिए, हम भारत के आकार या अक्षांश देशांतरों में इसकी स्थिति को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी अंडाकार या गोलाकार की बताई जाती है। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार हम यहाँ इस चीज को समझ लें कि पृथ्वी का आकार लगभग इस तरह से गोल है, अनुमानतः ऐसा है। अब कुछ चीजें जो हमने याद कर रखी हैं, बचपन से पढ़ रखी हैं, समझ रखी हैं, जो हमने कभी नहीं भूलनी है, अब वो है कि भारत के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और यह भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, सभी को पता है ये बात। अब क्या ये रेखा है पृथ्वी के ऊपर ऐसे लाइन बना के खींची हुई है? नहीं, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक हैं। हमारे भूगोलवेताओं ने अध्ययन की दृष्टि से इनको मान रखा है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? अब देखो, पृथ्वी जब गोल आकार की है और बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है और ये 2 भाग हो जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 4 दिशाएं सभी को याद है ना? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको अभी तक 4 दिशाओं का ज्ञान नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, सभी को पता है ना? अब देखो, पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने 2 अर्ध गोलाकार भागों में बांट दिया। एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो पृथ्वी के मध्य से एक देशांतर रेखा गुजरती है जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये मानक समय रेखा कहलाती है विश्व की। ठीक है, हम बात करें कि अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी हैं और ये कैसे खींची गई। तो पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आप देखिए यहाँ 4 समकोण बन गए हैं, है ना? अब हम इसका केंद्र लेते हैं और 1-1 डिग्री का कोण बनाते चलते हैं। जो 1-1 डिग्री का अंतराल आएगा वहां पर हम 1-1 डिग्री अक्षांश रेखा खींचते जाएंगे समानांतर। जैसे मैंने यहाँ से कोण बनाया 1 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ और यहाँ दोनों तरफ बराबर समानांतर खींच दी। फिर मैंने 2 डिग्री का कोण बनाया, फिर 3, 4, 5 और 90 डिग्री का कोण आते आते मेरी जो कोण की रेखा थी वो एक बिंदु के रूप में आ गई, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव आ गया। लाइन खींचने के लिए मेरे पास स्पेस ही नहीं है। अब मैं यहाँ पॉइंट ही बनाऊंगी केवल 90 डिग्री का। तो ओके, तो मेरे पास 89 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और इतनी ही दक्षिणी अक्षांश रेखाएं आ जाएंगी। कैसे आएंगी? केंद्र लेकर के 1 डिग्री का कोण बनाकर समानांतर रेखा खींची जाती है। 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश। क्लियर है सभी को? समझ में आ गई कैसे इनका माप लिया है हमने? तो इस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया।
इधर जितनी भी रेखाएं खींची ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं और इधर जितनी भी रेखाएं खींची ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो गई। इसी प्रकार हमारा ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके इस तरफ वाले सारे पश्चिमी देशांतर और इस तरफ वाले सारे पूर्वी देशांतर हो गए। ठीक है। अब देखें भारत कहाँ है, भारत की स्थिति। तो वर्ल्ड मैप या ग्लोब आप सबने देख रखा है और यहाँ से हम अनुमान मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा इस तरह से गुजरती है। ध्यान है सभी को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, कर्क, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, मकर, और ये क्या है, भूमध्य या विषुवत, जो भी आप याद रखना चाहें। अब भारत की स्थिति, भारत की स्थिति को हम बात करें तो भारत की स्थिति हमने पढ़ रखी है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। कितनी? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 क्या, उत्तरी अक्षांश। यहां हम करते हैं गलती। कैसे? देखो, मैं आपको केवल सिंबल बना के दिखा रही हूँ। पर्टिकुलर भारत का नक्शा हम यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है हमारे पास। इस तरह से लगभग चौकोर पतंगाकार हमारे भारत की स्थिति दिखाई देती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जितने भी अक्षांश खींचेंगे वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश होंगे। और भारत कहाँ है? 0 डिग्री ऊपर से ही शुरू हो रहा है उत्तरी अक्षांश के। भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ हम 1 2 3 4 चलते हैं तो 8 डिग्री 4 से भारत का दक्षिणतम मतलब जो धरातलीय बिंदु है वो दिखाई देता है हमें। और ऊपर ये कहाँ तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 तक। इसलिए हम दोनों अक्षांश कौन से बताते हैं? 8 डिग्री 4 भी उत्तरी अक्षांश है और 37 डिग्री 6 भी उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है? इसी प्रकार देशांतरों की बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर के इस साइड वाले सारे पश्चिमी देशांतर हैं और ये सारे पूर्वी देशांतर हैं। तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, आगे देखें हम, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्लियर है? क्यों है? क्योंकि अब यहाँ से 1 2 3 हम शुरू करते हैं तो यहाँ तक आते आते पूर्वी देशांतर स्टार्ट होंगे। और ये पूर्वी देशांतर कौन सा है? 68 डिग्री समथिंग और 97 डिग्री 25 तक ये भारत का विस्तार दिखाता है। तो 68 डिग्री 7 भी पूर्वी देशांतर होगा और 97 डिग्री 25 भी पूर्वी देशांतर ही होगा। अब आशा करती हूँ कि आप में से कोई ये गलती नहीं करेगा कि 8 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। कोई इसको दक्षिणी तो नहीं बता दोगे? नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ स्थित है 8 डिग्री 4 भी, और हमें यहाँ भारत का दक्षिण नहीं देखना है, विश्व गोलार्ध का उत्तर दक्षिण देखना है। और ये भी उत्तरी है और ये भी उत्तरी है, ये भी पूरब है और ये भी पूरब है। ठीक है? तो आज हमने भारत की स्थिति को विश्व ग्लोब पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लिया है। अब हम देखें कि भारत का जो ये उत्तरी अक्षांश और देशांतर का विस्तार है, इसके आगे हम बात करें। भारत का आकार कैसा दिखाई देता है? लगभग
ऐसा ऐसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा करीब करीब, ठीक है, ऐसा है। तो अब हम देखें लगभग ऐसा जो भारत का आकार हमें दिखाई देता है, कुछ कुछ है। तो इसका क्षेत्रफल बात करें तो क्षेत्रफल से पहले हमने ये देखा है कि देखो हमने यहाँ जब ये भारत का चौकोर हिस्सा बनाया तो इसके बीचों बीच से 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो इस तरह से गुजर रही है, ठीक है, इस तरह से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये गुजरती है, यानी कि भारत को कर्क रेखा जो है ये दो बराबर भागों में काटती है, मध्य भाग से गुजरती है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है यह 32.8 लाख वर्ग किमी। टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए 32.8 लाख वर्ग किमी, ये भारत का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल विश्व का भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का 2.4% मात्र है, यानी कुल विश्व में जितना धरातलीय क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। और आगे बात करें तो इसका जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है यहाँ पर हमारे अरब सागर और लक्षद्वीप और दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो कि विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि विश्व का 7वां बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश है। जनसंख्या आप सभी को याद होगा दूसरे नंबर पे है भारत, केवल चीन भारत से आगे है। और अगर आज की हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह बरकरार रहती है तो आने वाले 20 सालों में हम पहले नंबर पे भी पहुंच जाएंगे शायद, ऐसा अनुमान हमारे जनगणना के जो आंकड़े देने वाले लोग हैं वो बताते हैं। तो क्षेत्रफल में 7वां नंबर, जनसंख्या में दूसरा नंबर, स्थिति थोड़ी तुलनात्मक दृष्टि से बिगड़ी हुई है, फिर भी ठीक है। चलो हमें जानकारी में रखना ये बात है कि क्षेत्रफल में भारत 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा। अब बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल हमने देख लिया, भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, अक्षांश देशांतर का विस्तार देख लिया। अब इसकी बाउंड्री की बात करें, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम कह सकते हैं, यह है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है ये, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम तटीय या जलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल तटीय सीमा, देखो मैं कुल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है जो कि भारत का द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत के ही द्वीप समूह है। यदि हम भारत की तटीय सीमा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की केवल बाउंड्री है, वो तो है 6000 समथिंग।
और कुल की यदि बात की जाए तो उसमें ये दोनों द्वीप समूहों का क्षेत्रफल भी काउंट होता है और हमारी कुल तटीय सीमा जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किमी, ये हमारी कुल तटीय सीमा है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे आंकड़े देख लिए हैं। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इतनी चीज़ें आज के आज याद करनी है, कारण ये चीज़ें हम बहुत बार पढ़ते हैं और समझे बिना पढ़ते हैं तो हम बार बार भूलते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके देश के बारे में हर एक भारत के नागरिक को जानकारी में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को न केवल 9वीं के विद्यार्थी होने के नाते बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें याद रखना चाहिए। तो आज हम याद कर लेते हैं। आगे की क्लास में हम भारत के पड़ोसी देश, इसके स्थलीय भागों को कितने में बांटा गया है, कैसे कैसे मतलब इनका अध्ययन हम करेंगे आदि के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि विश्व का जो गोलार्ध है इसके बीचों बीच से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है जो कि मानक समय रेखा है विश्व की, मानक समय रेखा है विश्व की। इसी तरह से भारत की भी एक मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। समय कैसे निर्धारित होता है इसके बारे में आपको विस्तार से एक अदर लिंक दे दिया जाएगा जिसके अंदर आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको केवल इतना बता दूं कि भारत का मानक समय जो है यह 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है, ठीक है ना। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 देशांतरों में फैला हुआ है। तो इस लिहाज से भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का जो अंतर है वह 2 घंटे का आ जाता है। अब 2 घंटे पहले यहाँ स्कूल लगेगा और 2 घंटे बाद यहाँ लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मानक समय तो लगभग भारत के अंदर पूरे के अंदर एक ही रखना होता है ताकि सरकारी कामकाज में और अदर काफ़ी सारी चीज़ों में कोई दिक्कतें ना आए। तो इसीलिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो लगभग इस तरह से भारत के मध्य से गुजरती है मिर्ज़ापुर से, ठीक है ना। कहाँ से गुजरती है ये? मिर्ज़ापुर नैनी गांव से इसका मानक समय लिया जाता है, ठीक है ना। अभी हाल ही में नया बना ये जिला मिर्ज़ापुर। तो आप ध्यान रखिएगा भारत की मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत के लगभग 6 राज्यों से होकर गुजरती है से लिया जाता है। इतने आंकड़ों को आप आज अपनी नोटबुक में ठीक से नोट करें, किताब से एक बार इस पाठ को पढ़ें, समझें। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।